कहानी की शुरुआत होती है एक खौफजदा इंसान से जिसका नाम राइचकिन है। वो इतना डरा हुआ है जैसे मौत उसके पीछे पड़ी हो। वो भागती हुए एक लाल रोशनी रेड लाइट वाले मेटालिक रूम में दाखिल होता है। चारों तरफ से बंद इस कमरे में उसे एक लॉक दिखता है। राइचकिन जैसे ही लॉक घुमाता है, सामने एक और वैसा ही रूम खुल जाता है। राइचकिन को नहीं पता था कि उसका अगला कदम उसे मौत के कितने करीब ले जाएगा। राइचकिन जैसे ही कमरे के बीच में पहुंचता है, अचानक दीवारों से दो पाइप्स बाहर निकलती हैं और उस पर पानी जैसा एक लिक्विड गिरने लगता है। पहले तो वो डर के मारे चिल्लाता है, लेकिन जब वो लिक्विड उसके शरीर पर गिरता है तो उसे एहसास होता है कि ये तो ठंडा पानी है। वो इतना प्यासा था कि बिना सोचे समझे उस पानी को चाटने लगता है और अपनी प्यास बुझाता है। राइचकिन को लगता है कि शायद ऊपर वाले ने उसकी सुन ली, मगर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगले ही पल उसकी बॉडी जलने लगती है और देखते ही देखते राइचकिन एक मोम के पुतले की तरह पिघलकर गिर जाता है। वो पानी नहीं बल्कि खतरनाक एसिड था जिसने राइचकिन का खेल वहीं खत्म कर दिया। लेकिन ये कोई हादसा नहीं था। इस पूरे सीन को दो इंसान मॉनिटर रूम से कंट्रोल कर रहे थे। एक है एरिक विन जो बहुत ही इंटेलिजेंट है और दूसरा है डॉड जो बहुत ही रूड और अपने काम से काम रखने वाला बंदा है। इन दोनों ने ही ऊपर से मिले ऑर्डर्स पर वो एसिड ऑन किया था। विन को ये सब देखकर दुख होता है, मगर डॉड कहता है हमें सिर्फ अपना काम करना है। विन जब राइचकिन की फाइल चेक करता है तो उसे उसमें एक एग्रीमेंट मिलता है जहां राइचकिन के सिग्नेचर्स थे कि वो अपनी मर्जी से इस एक्सपेरिमेंट में आया है। मगर विन को लगता है कि कोई बहुत बड़ा सच छुपाया जा रहा है। अपने दिमाग को शांत करने के लिए विन अपने पुराने साथी चिकलिस का स्केच बनाता है और बिना देखे डॉड को चेस शतरंज में हरा देता है। विन जब डॉड से अपने पुराने साथियों चिकलिस और ओविन के बारे में पूछता है तो डॉड गुस्से में चिल्ला उठता है। तभी अचानक लिफ्ट आती है। जब लिफ्ट का गेट खुलता है तो वहां कोई इंसान नहीं बल्कि एक क्लोश रखा होता है। उसके अंदर सिर्फ 2 कैप्सूल्स थे। यही इन दोनों का पूरे दिन का खाना है। खाना खाने के बाद उन्हें लिफ्ट में एक कार्ड मिलता है, उनका अगला मिशन। डॉड और विन अपना अगला मिशन शुरू करते हैं। विन जैसे ही मॉनिटर पर नए कैदियों को स्कैन करता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक रूम में एक बहुत ही सुंदर लड़की बेहोश पड़ी थी जिसका नाम रेंज है। वो उसे देखता ही रह जाता है, मगर डॉड उसे फिर से टोकता है, विन लड़की को मत देखो, अपने काम पर ध्यान दो। विन जैसे ही रेंज के दिमाग को स्कैन करता है, मॉनिटर पर उसकी पुरानी यादें बिल्कुल मूवी की तरह चलने लगती हैं। विन देखता है कि रेंज अपनी छोटी बेटी के साथ पिकनिक पर गई थी जहां अचानक कुछ नकाबपोश लोग आ जाते हैं। वो उसकी बेटी को छीन लेते हैं और रेंज को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं, मगर बेहोश होने से पहले रेंज उनका नकाब हटा देती है। उस आदमी के सिर पर एक आर्मी टाटू था और उसकी आंखें डरावनी ग्रीन कलर की थीं। और फिर विन देखता है कि रेंज जब एक मेडिकल लैब में जागती है तो उसे अपनी बेटी के रोने की आवाज़ आती है। वो तड़पती हुई अपनी बेटी के बेड तक पहुंचती है, मगर वहां सिर्फ एक टेडी बियर पड़ा होता है। ये देखकर विन का दिल भर आता है, मगर पत्थर दिल डॉड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस यादों को रिकॉर्ड करके खुश हो रहा था। कंट्रोल रूम में विन अचानक डॉड से एक ऐसा सवाल पूछता है जो डॉड को हिलाकर रख देता है। डॉड, क्या तुम्हें याद है तुम आखिरी बार इस ऑफिस से बाहर कब गए थे? डॉड का चेहरा उतर जाता है। उसकी हंसी गायब हो जाती है जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। वो बात को टालने की कोशिश करता है, मगर विन समझ जाता है कि वो दोनों भी किसी कैद में हैं। डॉड गुस्से में विन के पास जाता है और उसे चिकलिस के बच्चों की फोटो दिखाता है। वो चिल्लाकर बताता है कि चिकलिस मर चुका है क्योंकि वो भी विन की तरह सवाल जवाब करता था। अगर जिंदा रहना है तो सिर्फ काम पर ध्यान दो। ये सुनकर विन अंदर से टूट जाता है, मगर तभी उसकी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है। रेंज को होश आ गया है। क्यूब के अंदर रेंज पागल हो रही है। वो अपनी बेटी का नाम लेकर चिल्लाती है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसे एहसास होता है कि उसकी यादें मिटा दी गई हैं। उसे अपनी बेटी का नाम तक याद नहीं। रेंज अभी भी हार नहीं मानती। वो बंद कमरे से निकलने के लिए दीवार टटोलती है और उसे एक लॉक मिलता है। जैसे ही वो लॉक घुमाती है, सामने एक नया कमरा खुल जाता है। रेंज की नज़र दूसरे कमरे में पड़े एक इंसान पर पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाती है, एक लड़का अचानक रेंज को दबोच लेता है। रेंज देखती है कि उस लड़के के सिर पर वैसा ही टैटू था जैसा उन लोगों के पास था जिन्होंने रेंज को किडनैप किया था। लेकिन ये लड़का रेंज का दुश्मन नहीं था। उसका नाम हैस्कल होता है। रेंज उस पर गुस्सा करती है और कहती है, तुम आर्मी वाले वही लोग हो जो मासूमों को किडनैप करते हो। वो गुस्से में हैस्कल पर थूक देती है। तभी वहां मौजूद बाकी लोग आते हैं और बताते हैं कि हैस्कल भी उनकी तरह यहाँ फंसा हुआ है। हैस्कल बताता है कि उसे अपना पिछला कुछ भी याद नहीं। वो कौन है और यहाँ कैसे आया, ये उसके लिए भी एक राज था। अब रेंज को किसी पर भरोसा नहीं था। वो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन हैस्कल उसे रोकता है और बताता है कि इन कमरों में ट्रैप्स हैं।
तभी वहां मौजूद एक मोटा लड़का होल्ड अपना हाथ दिखाता है जिसकी उंगलियां कटी हुई थीं। वो बताता है कि एक गलत कदम की वजह से उसने अपनी उंगलियां खो दी। रेंस ये देखकर डर जाती है। सब मिलकर फैसला करते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना होगा ताकि इस जहन्नुम से बाहर निकल सके। एक साथी बताता है कि हर कमरे में 6 लॉक्स हैं और उन्हें चेक करना होगा। वो एक नया दरवाजा खोलता है और अपना जूता अंदर फेंकता है। जब कुछ नहीं होता तो वो अकेले अंदर कदम रखता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, दीवारों में हलचल होने लगती है। अचानक हजारों बारीक वायर्स निकलती हैं और उसकी बॉडी को जकड़ लेती हैं। रेंस जैसे ही दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि उन वायर्स ने उस इंसान के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। रेंस के होश उड़ जाते हैं। उधर कंट्रोल रूम में एरिक विन बड़े गौर से रेंस को देख रहा होता है। वो उसका एक स्केच बनाता है और डॉड से कहता है, डॉड, मैंने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। डॉड उसे फिर से धमकाता है और सिस्टम का रूल नंबर 1 याद दिलाता है। एक्सपेरिमेंट के साथ कभी इन्वॉल्व मत हो, सिर्फ मॉनिटर करो। मगर एरिक के दिमाग में अब सवाल उठने लगे थे। कंट्रोल रूम में एरिक विन अब चुप बैठने वाला नहीं था। वो डॉड को एक लालच देता है। डॉड, अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें चेस शतरंज जीतने की सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा। डॉड जीतने की लालच में आ जाता है और हाँ बोल देता है। एरिक उसे जीतने का रास्ता दिखाता है और फिर अपना असली सवाल पूछता है, क्या क्यूब के अंदर फंसे लोगों के लिए बाहर निकलने का कोई असली रास्ता है? डॉड डर जाता है। वो एरिक को चुप कराते हुए कहता है, ज्यादा सवाल मत करो वरना हमारे बॉस हमें भी उन्हीं कमरों में डाल देंगे। उधर क्यूब के अंदर जूता फेंकने वाला तरीका फेल हो चुका था। सब लोग हिम्मत हार चुके थे, मगर तभी होल्ड चिल्लाता है। उसे कमरे के हर दरवाजे पर कुछ अजीब कोड्स लिखे हुए मिलते हैं। रेंस को समझ आ जाता है कि ये कोई आम नंबर नहीं, बल्कि इस मौत के खेल का कोई पजल है। हैस्कल और जेल को इस पर यकीन नहीं होता, मगर रेंस के पास एक खतरनाक आइडिया था। रेंस सबको हैरान करते हुए अपनी शर्ट उतारती है और जेल से उसका हेयरपिन लेती है। वो अपने जूते की पॉलिश खुरचती है और उसी पॉलिश से अपनी शर्ट पर वो सारे 6 डिजिट कोड्स लिखती है जो लॉक्स पर लिखे थे। रेंस अपना दिमाग लगाती है और कोड्स को डिकोड करती है। उसे पता चलता है कि ये कोई 1-2 कमरे नहीं, बल्कि टोटल 26 रूम्स का एक सिस्टम है जो लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं। रेंस बताती है कि उन्हें बस उन 26 कमरों को पार करना है जहां ट्रैप नहीं है। होल्ड जोश में आकर अगले कमरे में जूता फेंकता है, मगर जूता नीचे गिरने से पहले ही हवा में एक नया ट्रैप एक्टिव हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वो जूता पत्थर बनकर चूर चूर हो जाता है। ये देखकर होल्ड की रूह कांप जाती है। एरिक विन मॉनिटर पर देखता है कि रेंस ने क्यूब से निकलने का रास्ता डिकोड कर लिया है। वो हैरानी से डॉड को बताता है, मगर डॉड शतरंज खेलते हुए ताना मारता है, विन, जब तक ये रास्ता खोजेंगे तब तक ऑल क्लीन का वक्त हो जाएगा। ऑल क्लीन का मतलब है क्यूब के अंदर मौजूद हर जिंदा इंसान की मौत। ये सुनकर विन घबरा जाता है और वहां से हट जाता है। विन छुपकर लॉकर से रेंस की फाइल निकालता है। फाइल में उसे रेंस और उसकी बेटी की फोटो मिलती है, मगर एक चीज गायब थी जो विन के होश उड़ा देती है। विन चिल्लाते हुए डॉड के पास जाता है। डॉड, रेंस का कोई एग्रीमेंट नहीं है। इसका मतलब वो अपनी मर्जी से नहीं आई, उसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। विन ट्रैप्स बंद करने की जिद करता है, मगर डॉड उसे अनसुना कर देता है। तभी विन की नजर एक पुराने न्यूज़पेपर पर पड़ती है जहाँ रेंस की फोटो छपी थी। पता चलता है कि रेंस कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी जो सरकार के खिलाफ धरना दे रही थी। डॉड समझ जाता है कि सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से ही उसे इस मौत के कुएं में डाला गया है। विन अब पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है, क्या पता आज तक जितने लोग यहाँ आए सबकी फाइल्स फर्जी बनाई गई हों। विन फैसला करता है कि वो इमरजेंसी मोबाइल से अपने बॉस को कॉल करके ये सब रोकने को कहेगा। डॉड उसे डराता है, मगर आखिर में मोबाइल की की विन को थमा देता है। विन, जब इतनी पावरफुल लड़की रेंस को भी सिस्टम ने नहीं छोड़ा तो तुम्हारी क्या हैसियत है? विन डरते डरते मोबाइल का लॉक खोलने ही वाला होता है कि अचानक मोबाइल की रिंग बजती है। विन की सांसें अटक जाती हैं। वो कांपते हाथों से फोन उठाता है। विन फोन उठाता है, मगर दूसरी तरफ उसके बॉस होते हैं। बॉस डॉड से बात करने को कहते हैं और उसे एक नया मिशन देते हैं। डॉड बिना कुछ बोले अपने हेड का ऑर्डर मानता है और विन को बताता है कि उन्हें एक नया मिशन मिला है। कोई शख्स एग्जिट गेट तक पहुंच गया है और उसका एग्जिट प्रोसीजर करना है, यानी उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करनी है। विन घबरा जाता है और कहता है, ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा और ओवेन का काम है। लेकिन डॉड बताता है कि ओवेन वहाँ नहीं है और वो ये काम अकेले नहीं कर सकता। विन अपना दिमाग चलाता है और डॉड को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने रेंस की मदद नहीं की तो वो भी हाथ नहीं बटाएगा। मजबूरी में डॉड मान जाता है और दोनों कंप्यूटर स्क्रीन ऑन करते हैं।
जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होती है, विन के होश उड़ जाते हैं। एग्जिट गेट पर खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि उनका अपना साथी ओवेन होता है। ओवेन की हालत खराब थी, उसका चेहरा जख्मी था। वो भी उन्हीं ट्रैप वाले कमरों में फंस चुका था। ओवेन जैसे ही अगले कमरे का लॉक खोलता है, एक तेज सफेद रोशनी चमकती है। अचानक ओवेन के कमरे में अंधेरा छा जाता है और जब रोशनी आती है तो ओवेन बेड़ियों में बंधा हुआ मिलता है। डॉड माइक पर ओवेन से एक सवाल पूछता है, ओवेन, क्या तुम गॉड पर विश्वास करते हो? गुस्से में ओवेन कहता है, अगर गॉड होता तो मैं यहाँ ना होता। ये सुनते ही डॉड विन को नो बटन दबाने को कहता है। विन का हाथ कांप रहा होता है, मगर डॉड उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती बटन दबा देता है। अगले ही पल ओवेन के रूम में भयानक आग भड़क उठती है और कुछ ही सेकंड्स में सिर्फ उसका जला हुआ कंकाल स्केलेटन बचता है। विन अपने ही साथी ओवेन को आग में जलता देख वो सुन पड़ गया है, जैसे उसे लकवा मार गया हो। मगर डॉड, वो बिल्कुल निर्दयी खड़ा है। डॉड ताना मारता है, क्या अब भी तुम रेंस के लिए सिस्टम से लड़ना चाहते हो? विन तड़प कर कहता है कि ओवेन हमारा दोस्त था, मगर डॉड सपाट लहजे में कहता है, जब वो क्यूब में गया वो दोस्त नहीं रहा, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बन गया था। डॉड ओवेन का रिपोर्ट कार्ड और लिफ्ट की चाबी विन को देता है ताकि वो उसे बॉस तक पहुंचा सके। विन एक जिंदा लाश की तरह लिफ्ट में दाखिल होता है। उसके दिमाग में सिर्फ ओवेन का जलता हुआ चेहरा घूम रहा था। तभी उसे एहसास होता है, अगर आज ओवेन मरा है तो कल मेरी बारी होगी। वो हिम्मत जुटाता है और लिफ्ट का डाउन बटन दबा देता है। डॉड उसे रोकने के लिए भागता है, मगर तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। लिफ्ट तेजी से नीचे जाती है और एक झटके के साथ रुकती है। गेट खुलते ही विन के सामने वही खौफनाक लॉक होता है। वो उसे घुमाता है और सीधे क्यूब के उसी कमरे में पहुंच जाता है जिसे वो बरसों से स्क्रीन पर देख रहा था। चारों तरफ वही 6 दरवाजे हैचेस थे। विन अब सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं बल्कि इस मौत के खेल का खिलाड़ी बन चुका था। विन जैसे ही कमरे के बीच में पहुंचता है, अचानक पूरा कमरा किसी ट्रेन के डिब्बे की तरह तेजी से मूव करने लगता है। ये कमरे की शिफ्टिंग थी। विन खुद को संभालने की कोशिश करता है क्योंकि ये चलता हुआ कमरा उसे सीधे उन ट्रैप्स की तरफ ले जा रहा है जहां मौत उसका इंतजार कर रही है। कंट्रोल रूम में डॉड परेशान खड़ा था, तभी उसे लिफ्ट की आवाज आती है। डॉड को लगता है कि विन वापस आ गया है, मगर जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है उसकी सांसें अटक जाती है। सामने खड़ा होता है ऑफिसर जैक्स, एक ऐसा खतरनाक ऑफिसर जिसकी एक आंख नहीं थी और जिसका खौफ पूरे सिस्टम में था। जैक्स अपने साथ आए 2 लड़कों को विन को ढूंढने का ऑर्डर देता है। ये लड़के किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि रोबोट्स की तरह अपने हाथों को अपडेट करते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन्स पर बिजली की रफ्तार से डेटा स्कैन करने लगते हैं। इन्हें देखकर डॉड की हालत खराब हो जाती है। वो समझ जाता है कि ये लोग विन को ढूंढ कर ही रहेंगे। जैक्स डॉड को एक कार्ड देता है और कहता है कि ऊपर से ऑर्डर है कि रेंस और उसके साथियों पर नीडल टेस्ट शुरू किया जाए। डॉड को अब एहसास होता है कि जैक्स से भी ऊपर कोई और बड़ी ताकत है जो ये सब कंट्रोल कर रही है। नीडल टेस्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहां कैदियों को सुई के जरिए बेहोश करके उन पर अजीब अजीब परीक्षण किए जाते हैं। डॉड डरते डरते अपने कंप्यूटर पर बैठ जाता है और ऑर्डर्स फॉलो करने लगता है। उधर क्यूब के अंदर रेंस और उसके साथी अभी भी कोड समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी जेल नाम की लड़की जोश में आकर एक रूम में जूता फेंक देती है। उसे लगता है कि रूम सेफ है और वो अकेले उस रूम में चली जाती है, मगर तभी एक जोर का झटका लगता है और वो रूम मूव करने लगता है। रेंस जब तक लॉक घुमाती है, जेल वाला रूम वहां से गायब हो चुका होता है। जेल का रूम चलते चलते एक ऐसी जगह रुकता है जहां डॉड की नजर उस पर पड़ जाती है। जैक्स के दबाव में आकर डॉड नीडल टेस्ट ऑन कर देता है। जेल जैसे ही रूम के बीच में जाती है, अचानक उसके पैर में एक इंजेक्शन लगता है। वो संभलने की कोशिश करती है, मगर उस इंजेक्शन का जहर इतना तेज होता है कि वो कुछ ही सेकंड्स में वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उधर रेंस कमरे के गेट्स पर लिखे कोड्स को देखती हुई आगे बढ़ती है। हैस्कल उसे कहता है कि जेल शायद मर चुकी होगी, मगर तभी होल्ड डर के मारे चिल्लाता है। वो एक कोने में पड़े कंकाल की तरफ इशारा करता है। रेंस समझ जाती है कि वो बेचारा यहाँ भूख के मारे तड़प तड़प कर मरा है। हैस्कल उसके पुराने जूते निकाल लेता है ताकि आगे के ट्रैप्स चेक कर सके। तभी होल्ड चिल्लाता है, उसे जेल मिल गई है। सब उसकी तरफ भागते हैं। जेल उल्टे मुंह बेहोश पड़ी थी। जैसे ही होल्ड उसे पलटता है, सबकी सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि जेल का चेहरा पूरी तरह सड़ डिके हो चुका था। जेल अचानक होश में आकर होल्ड को पकड़ लेती है और डर के मारे होल्ड उसे धक्का देता है, जिससे जेल दीवार से टकराकर मर जाती है। रेंस को पता चलता है कि जेल के अंदर किसी ने खतरनाक वायरस डाला था, मगर तभी हैस्कल देखता है कि जेल ने होल्ड को गहरे जख्म दिए हैं। वायरस अब होल्ड के अंदर फैल रहा था। हैस्कल कहता है कि होल्ड को यहीं छोड़ना होगा, मगर रेंस नहीं मानती।
तभी हैस्कल एक चालाकी करता है और होल्ड को अगला ट्रैप चेक करने के बहाने नीचे वाले रूम के गेट से धक्का दे देता है। रेंस चिल्लाती रह जाती है, मगर गेट लॉक हो जाता है। नीचे होल्ड वाले रूम में अचानक दीवारों से बड़े बड़े स्पीकर बाहर आते हैं। उनमें से एक ऐसी तेज ध्वनि, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकलती है कि होल्ड के कानों से खून निकलने लगता है। अगले ही पल वो तेज ध्वनि होल्ड को किसी गुब्बारे की तरह फाड़ देती है। वहाँ सिर्फ उसके कपड़े बचते हैं। रेंस हैस्कल पर गुस्से में टूट पड़ती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हैस्कल सही कह रहा है। रेंस मुड़कर देखती है तो वहाँ एरिक विन था। विन उन्हें बताता है कि वो कंट्रोल रूम से भागकर उन्हें बचाने आया है। वो सिस्टम का काला सच बताता है, मुझे धोखा दिया गया था। हमें कहा गया था कि रेंस और उसके सभी साथी कैदी हैं और तुमने अग्रीमेंट साइन किया है, मगर रेंस, तुम्हारी फाइल में कोई अग्रीमेंट नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तभी रेंस की हिम्मत जवाब देने लगती है। वो विन की आंखों में देखकर पूछती है, विन, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? विन घबरा जाता है। वो नजरें चुराते हुए बताता है, हाँ रेंस, मैंने उसे देखा है, मगर हकीकत में नहीं बल्कि तुम्हारी यादों में। विन बताता है कि कंट्रोल रूम का ये खौफनाक रूल है कि जो भी नया कैदी आता है, सिस्टम पहले उसके दिमाग से उसकी आखिरी यादों को रिकॉर्ड कर लेता है। विन ने वही रिकॉर्डिंग देखी थी। विन अपनी जेब से वो स्केच निकालता है जो उसने रेंस और उसकी बेटी को देखकर बनाया था। स्केच देखते ही रेंस का गुस्सा फट पड़ता है। उसे लगता है कि विन भी उन्हीं लोगों का साथी है जिन्होंने उसकी बेटी को छीना है। वो विन पर टूट पड़ती है और उसे दीवार से सटा देती है। विन चीखते हुए कहता है, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है, मगर मैं तुम्हें इस मौत के कमरे से बाहर एग्जिट गेट तक पहुंचा सकता हूँ। वही एक रास्ता है उसे ढूंढने का। रेंस थोड़ी शांत होती है। उसे समझ आता है कि विन अब उसका दुश्मन नहीं बल्कि आजादी की आखिरी उम्मीद है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब दुश्मनी का नहीं बल्कि साथ मिलकर मौत को मात देने का वक्त है। विन बताता है कि उन्हें 25 कमरे पार करने होंगे, मगर रास्ता पहचानने के लिए दरवाजों पर लिखे कोड्स चाहिए। कंट्रोल रूम में बैठा जैक्स ये सब सुन रहा था। जैक्स अपने रोबोटिक एसोसिएट्स को ऑर्डर देता है और अगले ही पल क्यूब की दीवारों पर एक केमिकल गिरने लगता है जो सारे कोड्स को पिघलाकर मिटा देता है। अब विन बिना नक्शे के एक अंधे कमरे में फंस चुका था, जहां हर दरवाजा मौत का रास्ता हो सकता था। जैक्स अब विन के साथ शतरंज खेलना चाहता था। वो हर रूम में ट्रैप्स ऑन कर देता है। विन जब अपना जूता फेंकता है तो कभी आग का गुब्बारा निकलता है। दूसरे रूम में तेज धार वाले भाले जूते को छलनी कर देते हैं। तीसरे रूम में जूता पूरी तरह फट जाता है। हैस्कल और रेंस टूट जाते हैं। विन, तुम्हारे बॉस ने हमें चारों तरफ से मौत से घेर लिया है। तभी जैक्स के पास उसके भी बड़े ऑफिसर का कॉल आता है। ऑर्डर बिल्कुल साफ था, ये गेम बंद करो और क्यूब को ऑल क्लीन करो। इसका मतलब था अगले कुछ ही मिनट्स में क्यूब के सभी कैदियों को राख बनाना। जैक्स अपने एसोसिएट्स को बटन दबाने का ऑर्डर देता है। अचानक विन के रूम में बिजली की डरावनी लकीरें, इलेक्ट्रिक लेजर लाइंस दौड़ने लगती हैं। पूरा रूम बिजली के जाल से भर जाता है। रेंस, विन और हैस्कल बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जरा सी भी हरकत उन्हें राख बना सकती थी। मगर तभी जैसे कोई करिश्मा हो गया हो, सारी बिजली गायब हो जाती है और रूम नॉर्मल हो जाता है। विन समझ जाता है कि बाहर कंट्रोल रूम में कुछ बड़ा हुआ है जिसकी वजह से पावर ऑफ हो गया है। मगर ये खुशी की बात नहीं थी। विन का चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि उसे सिस्टम का असली चेहरा पता था। विन रेंस और हैस्कल को बताता है कि ये सन्नाटा सिर्फ 10 मिनट के लिए है। इन 10 मिनट के बाद सिस्टम खुद को रीसेट करेगा और ऑटोमेटिक पावर ऑन होते ही ऑल क्लीन प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। रेंस पूछती है कि ये ऑल क्लीन क्या है। विन कांपते हुए बताता है, ऑल क्लीन का मतलब है इन कमरों की सफाई, और सफाई का मतलब है इसके अंदर मौजूद हर एक जिंदा चीज को राख बना देना। ऑल क्लीन ऑन होते ही पूरे क्यूब में ऐसी एनर्जी छोड़ी जाएगी जिससे इंसानी जिस्म मिनटों में धुआं बन जाएगा। हमें हर हाल में इन 10 मिनटों के खत्म होने से पहले एग्जिट गेट तक पहुंचना होगा, वरना हमारा नामो निशान मिट जाएगा। कंट्रोल रूम में बैठा डॉड अचानक अपनी टेबल पर विन का बनाया हुआ वो पुराना स्केच देखता है। उस स्केच को देखकर डॉड का दिल भर आता है और वो अपने दोस्त विन को बचाने का फैसला करता है। जैक से नजर बचाकर डॉड कंट्रोल रूम के मेन कनेक्शन वायर्स काट देता है। अचानक सारी स्क्रीन्स पर कनेक्शन फेल्ड लिखा आ जाता है और क्यूब के सारे ट्रैप्स ऑफ हो जाते हैं। उधर क्यूब के अंदर विन देखता है कि पावर चली गई है। रेंस जैसे ही अगले रूम का लॉक खोलने जाती है, वो देखती है कि लॉक्स अपने आप घूम रहे हैं। विन समझ जाता है, डॉड ने हमें रास्ता दे दिया है। विन रेंस की शर्ट पर लिखे हुए कोड्स को मैप की तरह यूज करता है और तेजी से एग्जिट की तरफ बढ़ने लगता है। वापस कंट्रोल रूम में जैक्स ये देखकर कुछ समझ नहीं पाता और गुस्से में अपने एसोसिएट्स पर चिल्लाता है। एसोसिएट्स डरते हुए बताते हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। तभी जैक्स की नजर डॉड पर जाती है और उसे शक होता है कि कहीं डॉड ने ही कनेक्शन के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की। जैक्स डॉड के पास जाता है और उससे कनेक्शन के बारे में पूछता है, लेकिन डॉड बिना घबराए झूठ बोल देता है और साफ मना कर देता है। जैक्स अपने दोनों एसोसिएट्स को फिर से कनेक्शन बनाने के लिए कहता है
लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी कनेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा था। तभी डॉड अपनी कुर्सी से उठता है और डरता हुआ जैक्स के पास जाता है। वो घबराते हुए जैक्स से वॉशरूम जाने की परमिशन लेता है। जैक्स गुस्से में होता है, लेकिन वो डॉड को जाने की परमिशन दे देता है। डॉड वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर बाहर निकल जाता है। वो सीधा मेन पावर स्टेशन पहुंचता है और सिस्टम का मेन पावर प्लग ही निकाल लेता है। मगर तभी पीछे से ऑफिसर जैक्स आ जाता है। जैक्स डॉड को प्लग वापस करने को कहता है, लेकिन डॉड दोस्ती निभाने के लिए वो प्लग अपने मुंह में डालकर निगल जाता है। डॉट की ये हरकत देखकर जैक्स पागल हो जाता है। वो एक अजीब सा पाउडर डॉट के मुंह पर फेंक देता है, जिससे डॉट बेहोश हो जाता है। जैक्स एक धारदार चाकू निकालता है और कहता है, दर्द तो तुम्हें अब भी होगा। जैक्स इतना दरिंदा था कि वो जिंदा डॉट का पेट चीर कर उसके अंदर से खून से सना हुआ पावर प्लग निकाल लेता है। डॉड की दर्दनाक चीखों से पूरा स्टेशन कांप उठता है। डॉड का खेल खत्म करने के बाद जैक्स खून से सने हाथों में प्लग लेकर अपने एसोसिएट्स के पास पहुंचता है। वो चिल्लाकर आदेश देता है, जल्दी इस प्लग को लगाओ और सारे ट्रैप्स ऑन करो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। एसोसिएट्स डर के मारे काम शुरू कर देते हैं। कंट्रोल रूम में एक एसोसिएट डरते हुए जैक्स को बताता है कि क्यूब 10 मिनट बाद ही रीसेट होगा, उससे पहले वो ट्रैप्स ऑन नहीं कर सकते। लेकिन जैक्स गुस्से में अपने साथियों को एक खौफनाक राज बताता है। वो कहता है कि विन और रेंस के साथ जो हैस्किल है, उसके दिमाग में एक सीक्रेट चिप लगी हुई है। आर्मी के हर बंदे के दिमाग में ये चिप लगाई जाती है ताकि सिस्टम उन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सके। जैक्स ऑर्डर देता है, हैस्किल की चिप से करेक्ट करो और उन्हें एग्जिट रूम से पहले ही खत्म कर दो। उधर विन, रेंस और हैस्किल तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। विन बताता है कि अब हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, जल्दी चलो। रेंस हैस्किल का हाथ पकड़कर उसे दूसरे रूम की तरफ खींच रही होती है। तभी अचानक हैस्किल के सिर में तेज दर्द होता है और वो चिल्लाते हुए नीचे वाले रूम में गिर जाता है। विन को लगता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद हैस्किल मर गया होगा। वो रेंस को लेकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी हैस्किल की आंखें खुलती हैं और उसकी आंखें ग्रीन हो चुकी होती हैं। अब हैस्किल कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहता, उसके अंदर 10 इंसानों जितनी ताकत आ चुकी होती है और वो सिर्फ जैक्स के इशारों पर चलने वाला एक रोबोट बन चुका होता है। हैस्किल किसी राक्षस की तरह रेंस पर टूट पड़ता है और उसका गला दबाने लगता है। विन पीछे से आकर रेंस को छुड़ाता है, लेकिन हैस्किल दोबारा रेंस को पकड़कर मारने लगता है। तभी विन पास के एक पाइप को तोड़ता है और हैस्किल के सिर पर जोर से मारता है, मगर हैस्किल को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा विन को मारने दौड़ता है। तभी रेंस उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मार देती है, जिससे हैस्किल दर्द के मारे गिर जाता है और ये दोनों वहां से एग्जिट गेट की तरफ भागते हैं। भागते भागते आखिरकार विन और रेंस एग्जिट रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही विन की नजर सामने पड़ी एक बॉडी पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो लाश उसके साथ ही चिकलिस की होती है। विन ये देखकर बहुत दुखी होता है, पर तभी पूरा रूम हिलने लगता है। विन बताता है कि सिर्फ 1 मिनट बचा है, क्यूब रीसेट हो रहा है। रूम एक जगह रुकता है और विन कहता है, सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं और हम पहुंच गए हैं। लेकिन तभी जैक्स एक बार फिर से हैस्किल की चिप को एक्टिव कर देता है। जैसे ही विन और रेंस बाहर निकलने वाले होते हैं, हैस्किल विन को दबोच लेता है। रेंस उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हैस्किल रेंस को दीवार की तरफ पटक देता है। तभी रेंस की नजर दीवार पर लगे एक तेज धार वाले सरिया मेटल स्पाइक पर पड़ती है। ट्रैप एक्टिव होने ही वाला था कि रेंस पूरी ताकत से हैस्किल को धक्का मारती है और वो सरिया हैस्किल के आर पार हो जाता है। विन और रेंस अपनी जान बचाकर एग्जिट रूम से बाहर कूद जाते हैं और पीछे हैस्किल ऑल क्लीन प्रोसीजर में हवा में विलीन हो जाता है। बाहर कूदते ही दोनों सीधे समंदर में गिरते हैं और तैरते हुए किनारे तक पहुंचते हैं। लेकिन ऑफिसर जैक्स हार मानने वालों में से नहीं था और 2 हेलीकॉप्टर्स को एग्जिट लोकेशन पर भेज देता है। विन और रेंस जंगल के रास्ते भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी स्नाइपर्स उन्हें घेर लेते हैं। भागते भागते दोनों थक जाते हैं। तभी अचानक पानी से एक आर्मी मैन निकलता है और रेंस पर डार्ट गन यानी बेहोशी की सुई चलाता है। अपनी दोस्त रेंस को बचाने के लिए विन बीच में आ जाता है और वो सुई विन को लग जाती है। गिरते हुए विन रेंस से कहता है, भागो रेंस, अपनी बेटी के लिए भागो। रेंस वहां से निकल जाती है और विन एक आर्मी मैन को लात मारकर गिरा देता है ताकि वो रेंस का पीछा न कर सके। आखिरकार विन वहीं बेहोश हो जाता है। जब विन की आंख खुलती है तो वो एक मेडिकल लैब में बंधा होता है। जैक्स उसके पास आता है और एक रिपोर्ट कार्ड दिखाकर कहता है, विन, तुम्हारे ऊपर बहुत जुर्म है, इसलिए तुम्हें उम्र कैद दी जाती है। तुम्हारी यादें मिटाकर तुम्हें वापस उन्हीं कमरों में भेजा जा रहा है। विन पागलों की तरह चिल्लाता है, मुझे मार दो, पर उन कमरों में मत भेजो। लेकिन जैक्स उसकी एक नहीं सुनता और डॉक्टर को उसकी यादें मिटाने का ऑर्डर दे देता है। विन को दोबारा उन्हीं ट्रैप वाले कमरों में डाल दिया जाता है, लेकिन अब वो एक पागल ऑटिस्टिक इंसान बन चुका होता है जिसे कुछ भी याद नहीं। दूसरी तरफ रेंस जंगल में अपनी बेटी के साथ सुरक्षित होती है। वो अपनी बेटी को विन का बनाया हुआ वो स्केच दिखाती है और कहती है, ये स्केच किसी सुपर हीरो ने बनाया है। रेंस आज भी सिस्टम से छुपकर जंगल में रह रही होती है और इसी के साथ इस दर्दनाक कहानी का अंत होता है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल ड्रीम ऑन वर्ल्ड विन को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और मूवी रिकैप्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।